हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 साइंस के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है आपका, अ सोलर वाटर हीटर कांट बी यूज टू गेट हॉट वाटर। जो सोलर वाटर हीटर है जिससे हम सनलाइट से वाटर को हीट करते हैं, उसका यूज़ किस दिन नहीं होगा, पानी गर्म करने के लिए किस दिन उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑप्शंस देखिए क्या है हमारे पास, आ सन्नी डे, आ क्लाउडी डे, आ हॉट डे, आ विंडी डे। देखिए जिस दिन भी सनलाइट अवेलेबल होगी उस दिन तो हम सोलर वाटर हीटर से पानी को गर्म कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी सोलर एनर्जी या सोलर जो हीट है वो अवेलेबल नहीं होगी उस दिन हम पानी को सोलर वाटर हीटर से गर्म नहीं कर पाएंगे। तो इन ऑप्शन से देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, क्लाउडी डे। क्लाउडी डे जिस दिन बादल होंगे उस दिन हमारे सोलर वाटर हीटर से वाटर गर्म नहीं किया जाएगा। नीचे देखिए इसका आपको रीज़न बताया गया है। रीज़न एक बार यहाँ से आप ज़रूर चेक कर लेंगे, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जिस दिन क्लाउडी डे होता है जो सनलाइट होती है वो उतनी इंटेंसिटी की, इतनी ब्राइटनेस की वो काफ़ी नहीं होती। वो क्या होती है, हमारे क्लाउड से टकराएगी सनलाइट और वहाँ से टकरा के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जो प्रॉपर लाइट है सनलाइट वो ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाएगी, और ग्राउंड तक ना पहुंच पाने की वजह से जो सोलर वाटर हीटर है वो वाटर को गर्म नहीं कर पाएगा। तो ये था इसका रीज़न। सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है। देखिए बायोमास में आपका कौन कौन इंक्लूड होता है, आपके डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, उनसे जो भी आपको एनर्जी मिलती है वो आएगी आपकी बायोमास के अंदर। लेकिन जो आपकी यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का जो ऑप्शन है वो आपके बायोमास में काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो किस चीज़ से मिलती है हमें, फीजन और फ्यूज़न। किस चीज़ से, फीजन और फ्यूज़न। किसका, जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं अगर उनका फीजन और फ्यूज़न किया जाएगा तब जाके हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, न्यूक्लियर एनर्जी। और जो बाकी एनर्जी बची हमारी, वुड हो गया, गोबर गैस हो गई, कोल हो गया, ये सारे क्या हैं, बायोमास से मिलने वाली ये एनर्जीज़ है। इसका रीजन आपको नीचे गिवन है, एक बार आप पूरा रीड कर लेंगे इस रीजन को। वैसे मैंने बता भी दिया आपको, एक बार आप चेक भी कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ द एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम द सन एनर्जी। जितनी भी हम एनर्जी यूज़ करते हैं, चाहे हम कोल यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, टाइडल एनर्जी यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी यूज़ करते हैं, वो किसी ना किसी तरह से आप बोल सकते हैं वो सन से रिलेटेड है। ठीक है, वो किसी ना किसी तरह से सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए इसमें आपका जियोथर्मल भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, विंड भी है, बायोमास भी है, न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, न्यूक्लियर एनर्जी सोलर एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। वो किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन, जिसमें क्या किया जाता है, जो हमारे यूरेनियम है न्यूक्लियर फ्यूज़न के अंदर उसके ऊपर लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स डाले जाते हैं और वो स्प्लिट होकर छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाता है। तो ये तो हो गया आपका फ्यूज़न। और फ्यूज़न में क्या होता है, दो छोटे न्यूक्लियाई जुड़ते हैं और एक बड़े साइज का न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इस जो फ्यूज़न है, फिजन है, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है इसके लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, ये एब्सेंस ऑफ सनलाइट में होती है। तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी आपके सन एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, क्योंकि जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे आपके वो आपको बस उसमें से एक टिक करना था कि कौन सा राइट है। ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन से कंप्लीट राइट करेंगे आप इसको। तो देखिए फर्स्ट क्या आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट फॉसिल फ्यूल एंड द सन एज डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल को आपको कंपेयर करना है कि कैसे वो डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो देखिए फॉसिल फ्यूल कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, अर्थ क्रस्ट से। बनते किस चीज़ से हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसी तरह आपका मतलब हम बोल सकते हैं ये किसके सिमिलर है, कोल और पेट्रोलियम, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम ही क्या आपके फॉसिल फ्यूल। इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये कैसे सोर्सेज है एनर्जी के, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये जल्दी से रिप्लेनिश नहीं होते, दोबारा से हमें इतनी जल्दी ये नहीं मिलते हैं।
लेकिन जो सोलर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है हमारे नेचर के अंदर और वो रिप्लेनिश हो जाती है। मतलब आज अभी मान लिया सनलाइट नहीं है, सुबह फिर से आ जाएगी, शाम हुई नहीं है, सुबह फिर हमारी सनलाइट हमें दिखेगी। तो ये क्या है, जल्दी से हमारी नेचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंट है और जल्दी से रिप्लेनिश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दोनों को हमें कंपेयर करना है, दोनों के पॉइंट्स बताने हैं, बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के। तो बायोमास क्या है, एक एनर्जी है जो कब ऑब्टेन होगी, डेड प्लांट्स और एनिमल से जो ऑब्टेन होगी उसको हम बोलते हैं बायोमास एनर्जी। ये रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। कैसा सोर्स है, रिन्यूएबल। एग्जाम्पल देखिए क्या है, गोबर गैस है या फिर एनर्जीज ऑफ वुड, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, आपकी बायोमास एनर्जी के। अब दूसरा हम कंपेयर करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, डैम्स बनाए जाते हैं, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको स्टोर करके किसी हाइट पे उसको क्या किया जाता है, वाटर को पाइप के थ्रू नीचे लेके जाया जाता है टरबाइंस के पास। टरबाइंस घुमाई जाएंगी, टरबाइंस जनरेटर से जुड़ी होती हैं, जो जनरेटर को घुमाएंगी और एक तरह से क्या प्रोड्यूस होगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बोल सकते हैं डैम्स और जो रिजर्वोयर्स है वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं किस चीज़ के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अब देखो दोनों में क्या है, सिमिलरिटी क्या है, बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दोनों के दोनों कैसे सोर्सेज हैं हमारे, रिन्यू हो जाएंगी, रिप्लेनिश हो जाएंगे नेचर के अंदर ऑटोमेटिकली। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम। 3 ऑप्शन गिवन है हमें यहाँ पे। विंड की लिमिटेशन बतानी है हमें, क्या लिमिटेशन है जब उससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्शन करते हैं। वेव्स की क्या लिमिटेशन है, टाइड्स की क्या लिमिटेशन है। तो तीनों की ही लिमिटेशन हमें यहाँ पे बतानी है। तो फर्स्ट देखिए विंड एनर्जी इज ट्रैप्ड यूजिंग विंड मिल। विंड एनर्जी आप तभी ट्रैप कर पाओगे जब आपके पास क्या होगा, विंड मिल का सिस्टम होगा, पवन चक्कियाँ होंगी आपके पास। One of the limitation of the wind energy is that the windmills require a speed more than 15 km/h to generate electricity. Windmill तभी आपकी वर्क करती है जब जो एयर की जो स्पीड है, जो विंड की जो स्पीड है उसकी एनर्जी कितनी होगी, कितनी स्पीड होगी हमारी विंड की, 15 km/h। अगर इससे कम होगी तो हमारी एनर्जी जनरेट नहीं होगी विंड से। एंड द नंबर ऑफ विंड मिल्स विल बी मोर टू कवर अ ह्यूज एरिया। और विंड मिल्स लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़े एरिया की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे इनको आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, इनके सिस्टम को सेटअप करना पड़ेगा। तो ये होगी हमारी लिमिटेशन विंड एनर्जी की। दूसरा देखिए वेव एनर्जी। इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द वेव यू वेरी स्ट्रॉन्ग ओशंस वेव्स आर नीडेड। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ओशंस के अंदर जब वेव जनरेट होंगी, स्ट्रॉन्ग वेव्स जनरेट होंगी, तभी जाके हमारे पास क्या मिलेगी, वेव एनर्जी। तो इसके लिए वेव की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका टाइड से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके लिए भी क्या होगा, हमारे पास टाइड्स की जरूरत होगी हमें। तो टाइड्स किसकी वजह से होते हैं, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। द सन, द मून एंड अर्थ शुड बी इन अ स्ट्रेट अलाइनमेंट एंड द टाइड शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तभी हमारी टाइडल एनर्जी का इफेक्ट, जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा जब मून, सन और अर्थ वो कैसी अलाइनमेंट में होंगे, स्ट्रेट अलाइनमेंट में होंगे, तभी जल्दी ज़्यादा टाइड्स आएंगे। ज़्यादा हाई टाइड्स होंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या है, लिमिटेशन है। और अर्थ, मून और सन ये स्ट्रेट अलाइनमेंट में, ऐसा कभी कभी पॉसिबल होता है कि ये तीनों ही क्या आ जाए, स्ट्रेट अलाइनमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस वुड यू क्लासीफाई एनर्जी सोर्सेज एज। किस बेसिस पे आप क्लासीफाई करेंगे एनर्जी सोर्सेज को, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। तो देखिए आपको बताना है, फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो रिप्लेनिश हो जाते हैं अपने आप से और इजीली अवेलेबल होते हैं नेचर के अंदर। उन एनर्जी सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। जैसे कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप से मिलेगी हमें टाइड्स एनर्जी। विंड एनर्जी हम विंड को नहीं चलाएंगे, नेचुरली विंड ब्लो करती है। बायोमास, तो ये सारी एनर्जी कैसी है हमारी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल में देखिए क्या है, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिप्लेनिश नहीं होंगे अपने आप से, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इनकी नेचर के अंदर, मतलब लिमिट में है। अगर हम यूज़ करते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ख़त्म भी हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, ये सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल सोर्स वो होते हैं जो एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है, कुछ सालों के बाद, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट अपने आप से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, डिप्लीट हो जाएंगे हमारे यहाँ से। इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज वो होते हैं जो अपने आप से डिप्लीट नहीं होंगे और इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सन एनर्जी, सोलर एनर्जी बोलते हैं जिसको हम, विंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो सबसे पहले देखिए आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी, इकोनॉमिकल होगी। दूसरा है इजीली अवेलेबल होगी, सभी की पहुंच में होगी। ये एनर्जी पोल्यूशन फ्री होगी। इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसका स्टोरेज करना क्या होगा, आसान होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन बर्न शुड बी ह्यूज। और जब इसको बर्न किया जाए आइडियल सोर्स को, जो भी हमारे पास फ्यूल है, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी भी क्या होगी, ह्यूज। ह्यूज का मतलब है अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तभी उसको हम क्या बोल पाएंगे, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, what are the advantages and disadvantages of using a solar cooker? Are there places where solar cookers would have limited utility? आपको बताना क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है सोलर कुकर के, किन प्लेसेस पे इनकी जो यूटिलिटी है वो लिमिटेड है, ऐसा क्यों है कि कुछ ही प्लेसेस पे हम सोलर कुकर्स को यूज़ कर पाते हैं। तो देखिए क्या है, द हीट सोर्स ऑफ आ सोलर कुकर इज सनलाइट। जो सनलाइट है, हमें जो हीट मिलेगी वो किसके थ्रू मिलेगी, सनलाइट के थ्रू, सोलर कुकर को यूज़ करने के लिए। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल है ये, मतलब क्लीन एनर्जी है, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, रिन्यूएबल है, आज नहीं तो कल से फिर सोलर एनर्जी आ जाएगी। इनएग्जॉस्टिबल है, ख़त्म नहीं होगी। अनलिमिटेड है ये हमारे अवेलेबिलिटी इसकी, और पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब कोई हमारा पैसा खर्च नहीं होगा। तो ये तो हो गई एडवांटेजेस सोलर कुकर की। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस क्या होगी, इट डजंट वर्क ऑन अ क्लाउडी डे। जिस दिन हमारे बादल आए हुए हैं या मतलब सोलर एनर्जी, सन नहीं निकला है, बारिश का मौसम है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हम सोलर एनर्जी, जो सोलर कुकर हम यूज़ करते हैं उस टाइम पे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे हमारा सोलर कुकर यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी? व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन? कौन कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज है, ऐसे कारण बताने हैं जिसकी वजह से एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट के अंदर, और ऐसे स्टेप्स बताने हैं कि जिससे आप एनर्जी कंजप्शन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो देखिए एनर्जी की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है हमें अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो डिमांड है ज़्यादा एनर्जी की, उसको फुलफिल करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, फॉसिल फ्यूल की। और फॉसिल फ्यूल यूज़ होंगे तो क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। अगर ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ हुए तो क्या होगा, हमारा पोल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, अर्थ के ऊपर गर्मी बढ़ेगी। तो ये सारे क्या हैं, एनर्जी के सोर्सेज बढ़ने की वजह, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब उसके बाद हम कैसे कम कर सकते हैं एनर्जी सोर्सेज को, कैसे कम करें। एक तो हम क्या करें, जो फॉसिल फ्यूल है उनका यूज़ हम क्या करें, कम करें, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब कम पॉसिबिलिटी करेंगे आप जितना चांस हो सकेगा उतना कम यूज़ करेंगे फॉसिल फ्यूल को। दूसरा, अगर फॉसिल फ्यूल की जगह पे हम किसी दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, मतलब अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो विकल्प है एनर्जी का दूसरा, अगर वो हमें मिल जाए तो भी हमारे फॉसिल फ्यूल क्या होंगे, कम यूज़ हो पाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर रिड्यूसिंग द अननेसेसरी यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। जब आपको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की और वाटर की, तो आपको उनको यूज़ नहीं करना, मीन्स यू डोंट हैव टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। पानी और बिजली को हमें वेस्ट नहीं करना है। ऑप्टिंग फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के लिए अगर आपको कहीं पे जाना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना है। रिड्यूसिंग यूजिंग ऑन व्हीकल, अपने व्हीकल का यूज़ कम से कम करना है। दीज आर फ्यू स्मॉल स्टेप्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजप्शन। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर इनका हम यूज़ करेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे, तो जो हमारी एनर्जी कंजप्शन की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।